हम कर रहे थे कक्षा 9 की विज्ञान का 13वां चैप्टर, हम क्यों बीमार होते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि संक्रामक रोग क्या होते हैं और संक्रामक रोगों के प्रभाव क्या होते हैं, उनसे कैसे ठीक हुआ जा सकता है, कैसे उपचार किया जा सकता है। पिछले वीडियो में हमने समझ लिया था कि स्वास्थ्य क्या होता है, ये हमने समझा। रोग क्या होता है, रोग किस किस प्रकार से होते हैं, तो ये हमने पिछले वीडियो में समझ लिया था। उन रोगों के प्रकार में हमने देखा था कि 2 प्रकार के रोग होते हैं, संक्रामक और असंक्रामक रोग होते हैं। तो इस वीडियो में हम समझेंगे संक्रामक रोगों के बारे में। तो जो संक्रामक रोग होते हैं वो हमारे शरीर में जो रोगाणु होते हैं वो प्रवेश करते हैं, हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और वो किस अंग को प्रभावित कर रहे हैं। हर अंग को वो प्रभावित नहीं कर सकते हैं, तो जिस अंग को वो प्रभावित करते हैं तो उस अंगों, उस ऊतक में, उसको क्या कहेंगे, विशिष्ट अंग या विशिष्ट ऊतक। जिस अंग को वो प्रभावित कर रहे हैं या जिन विशिष्ट ऊतकों को वो प्रभावित कर रहे हैं, तो वो उन्हीं के माध्यम से लक्षणों को व्यक्त करते हैं। ठीक है, जैसे कि सूक्ष्म जीवों की तुलना में हमारा शरीर बहुत बड़ा है ना। सूक्ष्म जीव तो सूक्ष्म, नाम ही सूक्ष्म है, तो वो तो बहुत छोटे छोटे जीव हैं और हमारा शरीर बहुत बड़ा है, तो वो हमारे शरीर में कई जगह से एंटर कर सकते हैं। तो जहाँ से वो प्रवेश कर रहे हैं उसके आधार पर तय होता है कि वो कौन से अंग को प्रभावित करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे कि सूक्ष्म जीव की विभिन्न स्पीशीज शरीर के किस भाग में विकसित होगी यह उनके प्रवेश के आधार पर निर्भर करता है। जहाँ से वो प्रवेश कर रहे हैं उस आधार पर निर्भर करेगा कि ये कौन से जीवाणु हैं, कौन से रोगाणु हैं। यदि वे हवा के द्वारा नाक से प्रवेश करते हैं, हवा में मौजूद हैं और नाक से प्रवेश कर रहे हैं, तो नाक का सीधा संबंध किससे है, हमारे फेफड़ों से है, तो वो फेफड़ों को प्रभावित करेंगे और हमें जो बीमारी होगी वो कौन सी होगी, जो सांस से संबंधित होगी, जो फेफड़ों से संबंधित बीमारी होगी वो हमें होगी। फेफड़ों में प्रवेश करेंगे, ऐसा बैक्टीरिया से होने वाले क्षय रोग में होता है। ठीक है, और यदि वे मुंह के द्वारा प्रवेश कर रहे हैं, बैक्टीरिया जो मुंह के द्वारा प्रवेश कर रहे हैं, तो कोई भी चीज़ जो मुंह के द्वारा प्रवेश करेगी तो वो सीधी कहाँ जाएगी, हमारे आहार नाल से होते हुए हमारे अमाशय में जाएगी, छोटी आंत में जाएगी, बड़ी आंत में जाएगी। तो इस तरह से वो उनका ट्रैक बनेगा, इस ट्रैक से होती हुई वो वहाँ पहुँचेगी, तो जो सब बीमारी होगी वो भी उन्हीं अंगों से संबंधित होगी। तो उसकी वजह से टाइफाइड रोग हो जाएंगे, आहार नाल में जाएगी, हमारे पाचन तंत्र को प्रभावित करेगी, तो टाइफाइड जैसे रोग हो जाएंगे। यकृत में जाएगी तो हेपेटाइटिस बीमारी, पीलिया संबंधी बीमारी ये हो सकती है। तीसरा तरीका है, यदि वो लैंगिक अंगों द्वारा शरीर में प्रवेश करते हैं तो लसिका ग्रंथियों में फैलकर HIV नामक वायरस पूरे शरीर में फैला देते हैं और हमें बीमारी हो जाती है। और यदि वे मच्छर काटने से शरीर में प्रवेश करेंगे, यानी कि वो मच्छर ने काटा तो उस जो वायरस है या बैक्टीरिया है वो क्या कर गया, हमारे ब्लड में, हमारे रक्त में प्रवेश कर गया और उससे वो पूरे शरीर में किसी भी अंग में जाकर जिसको वो कर सकते हैं, जिसको प्रभावित वो कर सकते हैं, उस अंग तक पहुंचकर उसको प्रभावित करना शुरू कर देते हैं। तो वो यकृत में चले जाते हैं, उसके बाद लाल रुधिर कणिकाओं में आ जाते हैं और मस्तिष्क तक भी पहुंच सकते हैं। तो मच्छरों से काटा जाना बहुत खतरनाक हो जाता है। जापानी मस्तिष्क ज्वर उत्पन्न करने वाला वायरस भी मच्छर के काटने से शरीर में पहुंचता है और मस्तिष्क को संकुचित कर देता है। तो इस तरह से ये तय होता है कि मच्छर कहाँ से प्रवेश कर रहे हैं। तो इस तरह से क्या हुआ कि बैक्टीरिया का अटैक किस पर होना है, बैक्टीरिया का टारगेट क्या है, किस जगह को प्रभावित करना है। इन रोगों के लक्षण इस बात पर भी निर्भर करेंगे कि सूक्ष्म जीव किस अंग को निशाना बनाया जा रहा है। यदि उनका निशाना फेफड़े हैं तो कैसी प्रॉब्लम हो जाएगी, श्वास की और कफ की प्रॉब्लम होगी। यदि निशाना यकृत है, यदि लीवर पे अटैक हुआ है बैक्टीरिया को, तो हमको कैसी बीमारी हो जाएगी, पीलिया हो जाएगी। निशाना अगर मस्तिष्क है तो सिर दर्द, उल्टी, बेहोशी आदि संबंधी बीमारियां हो जाती है। तो इस तरह के लक्षण प्रकट होते हैं। तो जब डॉक्टर हमको डायग्नोस करता है, कोई बीमारी से हम पीड़ित होते हैं, डॉक्टर जांच करता है, तो डॉक्टर यही जांच करता है कि कौन सा अंग प्रभावित हुआ है। तो अंग जो प्रभावित होता है तो पता भी चल जाता है कि ये बैक्टीरिया ने कहाँ से अटैक किया, किस जगह से ये पहुँच सकता है। तो जांच करने के बाद ये पता लग जाता है। शरीर के इम्यून सिस्टम पर भी निर्भर करता है, इम्यून सिस्टम पर भी निर्भर करता है। ये इम्यून सिस्टम क्या है ये भी हम समझेंगे।
कि संक्रामक रोग के प्रभाव अंग विशिष्ट या ऊतक विशिष्ट होंगे या कुछ अन्य प्रभाव होंगे। हमारा इम्यून सिस्टम, हमारा प्रतिरक्षा तंत्र बताता से समझ में आता है कि जो संक्रामक रोग हुआ है वो किस कारण से हुआ है। उपचार के नियम कौन से होंगे? तो संक्रामक रोगों के उपचार के 2 नियम हैं, रोग के प्रभाव को कम करना या फिर रोग के कारण को समाप्त करना। कोई बीमारी से हम ग्रसित हो गए हैं और हम इलाज के लिए जाएंगे तो डॉक्टर हमें 2 तरह से ट्रीट कर सकते हैं। या तो जो सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, सिर दर्द हो रहा है, पेट में हल्का सा दर्द हो रहा है या उल्टी हो रही है, या तो उसको ठीक कर देंगे या फिर उस अंग, जो प्रभावित अंग है उसको ठीक करेंगे, उसके कारण को ही समाप्त करेंगे। तो जिस तरह से 2 तरह से हमारा इलाज होता है। रोग के प्रभाव को कम करना, इस उपाय में हम ऐसा उपचार करते हैं कि जिससे जो सिम्टम्स होते हैं वो कम हो जाते हैं। उदाहरणतः जब बुखार होता है, दस्त को कम करने के लिए दवाई का उपयोग करते हैं और कभी कभी आराम करके भी थोड़ा सा रेस्ट हम कर लेते हैं, सो लेते हैं, तब भी हमारे सिम्टम्स कम हो जाते हैं। जैसे सिर दर्द होता है तो हम विश्राम कर लेते हैं तो सिर दर्द कई बार ठीक भी हो जाता है। तो इस प्रकार के लक्षण आधारित उपचार स्वयं में संक्रामक सूक्ष्म जीवों को समाप्त नहीं करेंगे, रोग ठीक नहीं होंगे। लेकिन अगर ये लक्षण किसी अन्य बीमारी के लक्षण हैं तो हमारे इस उपचार से वो रोग हमारा ठीक नहीं होगा, तब तो हमें रोग का प्रॉपर इलाज ही करना होगा। स्वस्थ होने के लिए सूक्ष्म जीवों को मारना ही पड़ेगा जिसने हमारे शरीर में अटैक कर लिया है। रोग के लक्षणों को समाप्त करना, अब हम दूसरे तरह के इलाज में आ रहे हैं। कोई बीमारी अगर हमको हो गई है तो जिन वजह से वो बीमारी हुई है उन कारणों को ही खत्म करना। रोग के कारण को समाप्त करने के लिए सूक्ष्म जीवों को मारना पड़ेगा। सूक्ष्म जीवों को मारने की एक विधि है औषधियों का उपयोग करना, दवाइयों का उपयोग करना। उसी से हम उन बैक्टीरियाज को, वायरस को, कवक को मार पाते हैं। औषधि द्वारा सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए यह आवश्यक है कि औषधि उस विशिष्ट सूक्ष्म जीव की होनी चाहिए जिसकी वजह से रोग हुआ है। तो पहले तो ये पता लगना चाहिए कि रोग किस वजह से हुआ है, फिर उससे संबंधित बीमारी ही ले सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि बीमारी किसी और सूक्ष्म जीव की वजह से हुई हो, वायरस की वजह से बीमारी हुई हो और हम बैक्टीरिया को मारने की दवा ले रहे हैं। ऐसा करेंगे तो हमारा रोग ठीक नहीं होगा, क्योंकि इससे उस सूक्ष्म जीव खत्म नहीं होंगे जिसकी वजह से हम बीमार हुए हैं। बैक्टीरिया जनित रोग के उपचार हेतु मरीज द्वारा एंटीबायोटिक ली जाती है। यह नाम हमने सुन रखा है। एंटीबायोटिक हम लेते हैं, हमारे शरीर को प्रभावित किए बिना ही बैक्टीरिया के संश्लेषी मार्ग को रोकती है। तो बैक्टीरिया जिस तरह से हमारे शरीर के अंदर वृद्धि करता है, वो क्या करता है, हमने समझा था पिछले वीडियो में, वो क्या करता है, अपने चारों ओर वॉल बना लेता है, सेल वॉल बना लेता है, कोशिका भित्ति बना लेता है, जिसकी वजह से वो हमारे शरीर को प्रभावित करता है। तो अगर हम एंटीबायोटिक लेंगे तो बैक्टीरिया वो सेल वॉल को बना नहीं पाएगा, तो वो वृद्धि नहीं कर पाएगा और वो वहीं मर जाएगा। तो हम ठीक हो जाएंगे और हमको कोई बीमारी नहीं होगी। तो एंटीबायोटिक लेने से हमारे शरीर पर वो एंटीबायोटिक इस तरह से असर करती है। एंटीवायरल औषधि बनाना कठिन है, लेकिन वायरस की एंटीवायरल औषधि नहीं बनी है ना। बैक्टीरिया की तो बन गई एंटीसेप्टिक, लेकिन एंटीबायोटिक बन गई, लेकिन वायरस की एंटीवायरल औषधि नहीं बनी है। क्योंकि वायरस किस तरह की चीज़ होते हैं, वायरस ऐसे होते हैं जब वो प्रकृति में रहते हैं, हवा में रहते हैं, तो उनमें कोई भी क्रिया नहीं होती, ना तो वो डेड होते हैं, ना वो अलाइव होते हैं, ना जिंदा होते हैं, ना मरे हुए होते हैं। लेकिन जैसे ही वो किसी जीवित व्यक्ति के, जीव जंतु के संपर्क में आते हैं तो उनकी प्रक्रिया शुरू हो जाती है, उनको जीवन मिल जाता है, यानी कि वो हमारे शरीर का उपयोग करते हैं। तो जब वो हमारे शरीर का उपयोग करते हैं, हमारे शरीर का ही हिस्सा बन जाते हैं, तो उनके विरुद्ध औषधि बनाना तो मुश्किल काम हो गया। उनके विरुद्ध औषधि बनाने का मतलब हुआ कि हम हमारे विरुद्ध ही औषधि बना रहे हैं। इसलिए एंटीवायरल औषधि अभी तक बन नहीं पाई है। अपनी जीवन प्रक्रिया के लिए हमारी मशीनरी का उपयोग करते हैं। आक्रमण करने के लिए अपेक्षाकृत कम वायरस विशिष्ट लक्षण होते हैं, इसलिए इनके लिए हम दवाई नहीं ले पाते हैं। फिर भी अब प्रभावशाली एंटीवायरल औषधियाँ कुछ बनी हैं, जैसे कि संक्रमण नियंत्रित करने वाली औषधि, जैसे HIV वायरस के लिए औषधि बनी है जो कि उसका वायरस का नियंत्रण कर पा रही है।
निवारण के सिद्धांत। अब किस तरह से उपचार होगा, उसके क्या सिद्धांत अपनाते हैं उनको देखते हैं। विज्ञान की आधुनिक तकनीक व उन्नति के कारण हमारे पास बहुत सारी बीमारियों को ठीक करने के लिए एंटीबायोटिक या अन्य दवाइयाँ हैं। संक्रामक बीमारियों का उपचार करने के लिए निम्न कमियां हमारे सामने आती है। यदि कोई एक बार बीमार हो जाए तो उसकी शारीरिक कार्यों में बहुत हानि होती है, फिर वो पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो पाते हैं। अगर कोई व्यक्ति एक बार बीमार हो जाता है, कोई ऑर्गन खराब हो जाता है, तो वो पूरी तरह से स्वस्थ होने में बहुत परेशानी हो जाती है। उपचार में लंबा समय लग जाता है, अर्थात सही उपचार होने पर भी रोगी को लंबे समय तक बिस्तर पे रहना पड़ जाता है। संक्रमित व्यक्ति अन्य व्यक्ति को रोग फैलाने का स्रोत भी बन सकता है। कोई संक्रमित व्यक्ति है तो उसे डर बना रहता है कि ये और रोग ना फैलाए, इस प्रकार की कठिनाइयाँ बढ़ जाती है। इसलिए क्या है, रोगों का निवारण उपचार से अच्छा है, यानी कि ऐसी स्थितियाँ पैदा करनी चाहिए हमें अपने आप में भी और वातावरण में भी, समुदाय में भी इस तरह की स्थितियाँ पैदा करनी चाहिए कि रोग हो ही नहीं। इससे अच्छा मतलब उपचार करने से अच्छा है कि रोग हो ही नहीं। इंग्लिश में भी अच्छी कहावत है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। किसी रोग से बचना उससे ठीक होने से ज़्यादा अच्छा है। मुझे सिर दर्द हो ही ना, ये अच्छा है, या सिर दर्द होने के बाद मैं गोली ले लूँ तब ठीक हूँ, तो अच्छा तो यही है ना कि सिर दर्द मुझे ना हो। तो रोग निवारण की विधियां कौन कौन सी है? तो एक तो सामान्य तरीका है कि जिससे कि रोग से ठीक हुआ जा सकता है। इस तरीके में क्या होता है, रोगी से दूर रहकर और सूक्ष्म जीवों से बचाव कर लेते हैं। हम क्या करते हैं सामान्य तरीकों में, क्या है कि जो भी तरीके सूक्ष्म जीवों से या रोगाणुओं के अटैक हमारे पर होने के कारण बनते हैं, उनसे बच के रह जाए। जैसे कि कोरोना से हम बच रहे हैं, उसमें जो तरीके हैं उनको अपनाकर हम कोरोना से बच पा रहे हैं। मास्क लगाकर, भीड़ में ना जाकर, बार बार हाथ धोकर, हर छूने वाली वस्तु को सैनिटाइज करके हम उससे बचाव कर रहे हैं। तो इसी तरह से बचाव अगर हम कर पा रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। तो बचाव करने के लिए क्या क्या चीज़ें होती है, देखो पहले हम ये जान लेते हैं। अगर हम वायु द्वारा जो रोग फैलते हैं और हम कैसे बचेंगे उससे, खुले स्थान में रहकर, खुली जगह पर रहें, वहाँ पे हम अपने श्वास लें, भीड़ वाले स्थान पर नहीं जाएं, बचें ऐसी जगहों पर जाने से। क्योंकि अगर एक भी व्यक्ति वहाँ पे संक्रमित होता है और हमारा इम्यून सिस्टम वीक होता है, कमज़ोर होता है, तो फटाफट प्रभावित हो जाएगा और हम बीमार पड़ जाएंगे। वायु द्वारा जो इन्फेक्शन फैलता है उससे हम ग्रसित हो सकते हैं। जल द्वारा अगर हम साफ़ पानी पिएंगे, और पानी में स्थित सूक्ष्म जीव अगर मौजूद हैं तो उसको मार कर हम उस पानी का ग्रहण करेंगे, यानी पानी को उबाल कर या फिल्टर करके उस पानी को ग्रहण करेंगे, तो हम एक तरह से बच रहे हैं बीमारियों से। हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें इन माध्यमों के द्वारा बीमारी ना हो। फिर है वाहक द्वारा, जो करियर होते हैं, मच्छर मक्खी होते हैं, उनसे भी हम बचें, साफ पर्यावरण में रहें, जिससे कि इस तरह के जो करियर हैं, वाहक हैं बीमारियों के, मच्छर मक्खी, तो वो से बचें। क्योंकि साफ वातावरण होगा तो ये वृद्धि नहीं कर पाएंगे, ये कम रहेंगे वहाँ पर। तो इस तरह से सामान्य तरीकों से हम बीमारियों से बच सकते हैं। संक्रामक रोगों से बचने के और भी नियम हैं। मजबूत प्रतिरक्षा तंत्र, अभी हम इम्यूनिटी सिस्टम की बात कर रहे थे, तो प्रतिरक्षा तंत्र मतलब क्या है, इम्यूनिटी सिस्टम। तो अभी हम बहुत ये नाम भी सुन रहे हैं, जिसकी इम्यूनिटी अच्छी है तो वो कोरोना में फटाफट रिकवर कर लेता है, या उसको कोरोना वायरस का अटैक नहीं होता है, सिम्टम्स नहीं आते। तो इस तरह से इम्यूनिटी सिस्टम क्या है, इम्यूनिटी सिस्टम क्या है, प्रतिरक्षा तंत्र जो हमें बचाता है। किससे बचा रहा है, वो हमें रोगाणुओं से बचाता है। हमारे शरीर में फाइटर्स अधिक संख्या में मौजूद होते हैं, जो आने वाले सूक्ष्म जीवों पर अटैक करते हैं और उनको मार देते हैं, उनको हरा देते हैं, और जो हमारे शरीर के फाइटर्स हैं वो जीत जाते हैं। तो इस तरह से हमारा प्रतिरक्षा तंत्र काम करता है। तो ये है प्रतिरक्षा तंत्र, जो फाइटर्स हमारे शरीर में मौजूद होंगे तो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत होगा। तो हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र शरीर में
प्रवेश करने वाले रोगाणुओं से लड़ता है, उन्हें मार देता है। हमारे शरीर में जैसे ही कई संक्रामक रोगाणु आते हैं तो ये कोशिकाएं क्या हो जाती है, एक्टिव हो जाती है। जैसे कि बॉर्डर्स पर, सीमाओं पर जैसे ही कोई एक गोली की आवाज़ सुनाई दी, वैसे तो वो लोग एक्टिव ही होते हैं, लेकिन जैसे कोई आवाज़ सुनाई देगी तो वो और ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं और पोजीशन ले लेते हैं उनसे लड़ाई करने की। इसी तरह से हमारे शरीर में भी फाइटर्स मौजूद होते हैं रोगाणुओं से लड़ने के लिए। तो जैसे ही कोई रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो वो एक्टिव हो जाते हैं, उनसे फाइट करना शुरू कर देते हैं और उन्हें मार देते हैं, और यदि हमें कोई रोग नहीं होता है। प्रतिरक्षी कोशिकाएं संक्रमण को फैलाने से पहले ही उसे खत्म कर देती है। लेकिन अगर उनकी संख्या ज़्यादा होती है, यदि रोगाणुओं की संख्या नियंत्रित होती है तो रोगी की अभिव्यक्ति बहुत कम होगी और संक्रमित होने के बावजूद भी हमें कोई विशेष रोग नहीं होता है। तो लेकिन अगर उनकी संख्या ज़्यादा होती है और हमारा इम्यूनिटी सिस्टम अगर वीक होगा तो हम क्या होगा, रोग से ग्रसित हो जाएंगे। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारा प्रतिरक्षा तंत्र, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम किस तरीके से स्ट्रॉन्ग होता है उसे हमें जानना चाहिए, समझना चाहिए। आजकल तो बहुत अखबारों में सब जगह आते हैं हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के। तो एक फाइटर तो हमें चाहिए ना रोगों से लड़ने के लिए, तो हमें उसको स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। तो एक तरीका तो क्या है, देखो, संतुलित आहार लेना। संतुलित आहार का मतलब क्या है, किस तरह का आहार मेरे लिए आवश्यक है, तो वो आहार लेना। अगर मैं एक प्लेयर हूँ, खेलने वाली लड़की हूँ, तो मेरे को किस तरह के खाने की ज़रूरत पड़ेगी जिसमें कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होगी, जिनमें ऊर्जा ज़्यादा मिलेगी, तो उस तरह का खाना मेरे लिए आवश्यक होगा। लेकिन अगर मैं ऑफिस में बैठ के काम करने वाली हूँ तो मेरे लिए इतनी ज़्यादा कैल्शियम की, ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होगी। तो मेरे आहार में जो चीज़ें शामिल होगी, मेरे भोजन में जो चीज़ें शामिल होगी वो खिलाड़ी से अलग होगी। ठीक है, तो संतुलित आहार सबके लिए अलग अलग तरह का होता है। जैसे हमारी शरीर की आवश्यकता होती है उस तरह का आहार हमारे लिए संतुलित होता है। तो संतुलित आहार अगर हम लेते हैं तो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत होता है। प्रतिरक्षा तंत्र अच्छी तरह से कार्य नहीं कर पाएगा यदि हमें पर्याप्त भोजन और पोषण ना मिले। सभी पोषक तत्व हमारे भोजन में समावेशित ना हो तो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र अच्छी तरह से कार्य नहीं कर पाएगा। इसलिए संक्रामक रोगों से बचने के लिए दूसरी मूल आवश्यकता है उचित मात्रा में भोजन की आवश्यकता, भोजन की उपलब्धता होनी चाहिए। विशिष्ट तरीके कौन से हैं जिनसे हम संक्रामक रोगों से बच सकते हैं? तो ये तो हमने पढ़े सारे के सारे सामान्य तरीके जिनसे हम रोगों से बच सकते हैं। अब है विशिष्ट तरीके कौन से आते हैं। वैक्सीनेशन का एक तरीका है टीकाकरण। टीकाकरण में क्या होता है, देखिए, वैक्सीनेशन शब्द को समझ लेते हैं। वैक्सीनेशन शब्द को वैक्सीनिया एक लैटिन शब्द है उससे लिया गया है। तो वैक्सीन का मतलब होता है काउपॉक्स, गो चेचक। टीकाकरण की प्रक्रिया में किसी विशिष्ट रोगाणु को स्वस्थ शरीर में प्रवेश कराया जाता है और प्रतिरक्षा तंत्र को विकसित करने के लिए उसमें प्रवेश कराया जाता है। तो ये होता है कि जो बीमारी है उससे संबंधित कुछ रोगाणुओं को हमारे शरीर में प्रवेश कराते हैं तो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र क्या करता है, उन कम संख्या में जो रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश करे हैं उनसे लड़ता है और उनको मार देता है। तो हमारा शरीर क्या हो जाता है, उस पर्टिकुलर, उस विशेष रोगाणुओं के प्रति एक्टिव रहता है ना, और वो अपनी मेमोरी में उसको डाल देता है। जैसे कंप्यूटर में मेमोरी होती है ना, उस तरह से हमारे शरीर में मेमोरी होती है, वो उसमें डाल देता है। और जब भी कई सालों दर सालों बाद जब कभी दोबारा उसी तरह के बैक्टीरिया का, रोगाणु का हमारे शरीर पे अटैक होता है तो वो जो मेमोरी में डले हुए इम्यूनिटी सिस्टम वाले रोगाणु, जो फाइटर्स थे, वो वापस से एक्टिव हो जाते हैं और आने वाले रोगाणुओं को मारकर नष्ट कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि जो आने वाला रोगाणु है उसको हमें कैसे मारना है, किस तरीके से मारना है, उनको पता होता है क्योंकि वो एक बार फाइट कर चुके होते हैं। तो ये है टीकाकरण की प्रक्रिया। टीकाकरण में ऐसा करते हैं, हमारे शरीर में रोगाणुओं को, छोटे छोटे जो सूक्ष्म जीव हैं उनको कम संख्या में प्रवेश दिलाते हैं, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर देते हैं पर्टिकुलरली उसी बीमारी के लिए।
जैसे कि टीबी का अगर लग रहा है तो हमारे शरीर टीबी के लिए एक्टिव हो गया है, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम टीबी के प्रति सक्रिय हो गया है। हैजा के लगते हैं, पीलिया के लगते हैं, इस तरह से कुछ बीमारियों के टीके बन गए हैं जिससे कि बीमारियों से बचा जाए। जब रोगाणु प्रतिरक्षा तंत्र पर पहली बार आक्रमण करता है तो प्रतिरक्षा तंत्र रोगाणुओं के प्रति क्रिया करते हैं और फिर इनका विशिष्ट रूप से स्मरण कर लेते हैं। इस प्रकार रोगाणु संपर्क में आता है तो पूरी तरह से उन्हें पूरी शक्ति लगाकर उसे नष्ट कर देता है। तो टीका एक तरह से तैयारी है संक्रामक रोगाणुओं से लड़ने की, हमारे शरीर को तैयार करने का काम है, जिसको हम कहते हैं वैक्सीनेशन या टीका लगाना। ये प्रतिरक्षा तंत्र को विशिष्ट बीमारी के लिए एंटीबॉडीज विकसित करने में उद्दीप्त करते हैं। उस रोगाणुओं के प्रवेश करने से क्या होता है, हमारे शरीर उनके खिलाफ एंटीबॉडीज को डेवलप कर लेता है। हमारे शरीर में एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती है उसके विरुद्ध, और जब भी दोबारा उसका अटैक होगा तो वो एंटीबॉडीज तैयार रहेगी उससे लड़ाई करने के लिए। तो पहला टीका लगाया था एडवर्ड जेनर द्वारा, चेचक की बीमारी के लिए किया था। एडवर्ड जेनर कुछ सालों पहले, कई सौ सालों पहले ऐसा हुआ था कि चेचक की बीमारी होती थी, तो आप लोगों ने शायद कभी देखा नहीं हो, चेहरे पे दाग बन जाया करते थे। तो क्या करते थे, चेचक की बीमारी अगर किसी को हो गई तो किसी स्वस्थ व्यक्ति को उस चेचक की बीमारी वाले व्यक्ति से ऐसे गाल से रगड़वाते थे या कुछ इस तरह का करते थे जिससे कि चेचक के जीवाणु, रोगाणु उस स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाएं। फिर जब वो प्रवेश कर जाते तो फिर देखते हैं कि जब बीमारी बहुत ज़्यादा भी फैलती तब भी उस व्यक्ति के ऊपर उस बीमारी का असर नहीं होता। तो इससे समझ में ये आया कि अगर रोगाणु पहले से थोड़े बहुत शरीर में पहुंच जाएं तो वो हमें बल्कि फ़ायदा ही पहुंचाएंगे, वो उनको आगे लड़ने में मदद करेंगे। तो इस तरह से टीके का आविष्कार हुआ और टीकाकरण चलन में आया। तो टीकाकरण कार्यक्रम देखो हमारे सरकार द्वारा भी आयोजित किए जाते हैं, निःशुल्क सरकारी अस्पतालों में भी लगते हैं। 5 वर्ष से छोटे बच्चों के लिए कई तरह के टीकाकरण कार्यक्रम होते रहते हैं और टीके लगाए जाते हैं। तो बच्चों को तैयार कर दिया जाता है बीमारियों से लड़ने के लिए। टीके सही समय पर लगने चाहिए, उचित उम्र में लगने चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर उससे पहले ही अटैक हो जाता है तो बेकार हो जाएगा टीके का बाद में लगाना, है ना। तो टीका लगाना सही समय पे बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए छोटे बच्चों को टीके लगा दिए जाते हैं। अब कुछ प्रश्न है। अच्छा, टीके के पहले ये है कि ये कार्यक्रम किसने चलाया? एक पल्स पोलियो कार्यक्रम चलता है, आपने भी सुन रखा होगा। तो पल्स पोलियो कार्यक्रम चलाया गया WHO द्वारा। WHO क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। ये जो है, जो पूरे विश्व में जो बीमारियां हो रही है उनके बारे में जानकारी रखता है और उनके बारे में निर्देश जारी करता रहता है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पोलियो को मुक्त करने के लिए एक प्रयास करा, एक पहल करी और पूरे विश्व को पोलियो से मुक्त करने की ठानी। तो उस कार्यक्रम के अंतर्गत ही भारत ने भी ऐसा किया और अपने भारत को पोलियो मुक्त होने के लिए टीके लगवाना शुरू किया और उसके लिए ओरल पोलियो वैक्सीन ये देनी शुरू करी। किसको देनी शुरू करी? 5 साल के छोटे बच्चों को देनी शुरू करी है, और जिससे कि बच्चों को कभी पोलियो ही ना हो। अगर बचपन में ये दवाई दे दी जाती है, वैक्सीन दे दी जाती है, तो बच्चों के पूरे जीवन बच्चा फ्री हो जाता है कि उसको पोलियो की बीमारी नहीं होगी। तो इस तरह से पोलियो को पूरे भारत से क्या, विश्व से ही मुक्त करने का प्रयास WHO द्वारा किया गया। अब सवाल है जो हमारी टेक्स्ट बुक में दे रखे हैं, जब आप बीमार होते हैं तो आपको सुपाच्य तथा पोषण युक्त भोजन कराने का परामर्श क्यों दिया जाता है? जब बीमार हो रहे हैं तो अच्छा खाने के लिए क्यों दिया जाता है? ये तो हम समझदार हैं, इतने बड़े हो गए हैं, हमें समझ में आ जाएगा कि अच्छा भोजन क्यों खिलाएंगे। क्योंकि बीमारी होने के बाद क्या हो जाता है, हमारी पूरी ऊर्जा खत्म हो जाती है, हमारे जो अच्छे शरीर में पोषक तत्व होते हैं वो भी बीमारी को ठीक करने में लग जाते हैं, यानी कम हो जाते हैं, और हमारा इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर पड़ता जाता है बीमारियों से लड़ते लड़ते। तो उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए और हमारी ऊर्जा को वापस पाने के लिए हमें अच्छा खाना खाने की सलाह दी जाती है। भोजन हमें कार्य करने के लिए ऊर्जा देता है, हमारा प्रतिरक्षा तंत्र भली प्रकार से कार्य कर सके और रोगाणुओं के विरुद्ध प्रभावी रूप से लड़ाई करता रहे, तो इसलिए हमको अच्छा खाना खाना चाहिए। भोजन से क्या होगा, हमारे टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत भी होगी और हमें
सुपाच्य भोजन खाने की सलाह इसीलिए दी जाती है। ठीक है, अगला सवाल है संक्रामक रोग फैलने की विभिन्न विधियां कौन कौन सी है। ये हमने अभी पढ़ा था कि किन किन विधियों के माध्यम से संक्रामक रोग फैलते हैं। तो एक बार प्रश्न उत्तर करने का मतलब यही होता है कि जो हमने समझा है उसका रिवीजन हो जाए। रिवीजन हो जाने से वो बात हमको अच्छे से याद भी रह जाती है। तो वायु द्वारा फैलते हैं, रोगी के छींकने, खांसने और थूकने से रोगाणु जो होते हैं वो वायु में फैल जाते हैं, और जब स्वस्थ व्यक्ति उनको ग्रहण करता है तो उसको भी ये बीमारी हो जाती है। दूसरा फैलता है जल के द्वारा, भोजन के द्वारा। तीसरा फैलता है लैंगिक संपर्क में आने पर। तो इस तरह से पूरा आंसर तैयार करके लिखा हुआ है, तो ये भी आप कॉपी में नोट डाउन करते जाइए। और ये हमने अच्छे से समझ भी लिया है, तो आप इनको कॉपी में लिखिए, और समझते हुए लिखेंगे तो इसको याद नहीं करना पड़ेगा, लिखते लिखते हमको याद हो जाएगा, सेंटेंस बनाना भी आ जाएगा और हम अच्छे से लिख पाएंगे। अगला, रोग वाहक जीवों द्वारा जिस वजह से जीव एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में ट्रांसफ़र होती है बीमारी रोग वाहक द्वारा, तो वो भी एक कारण है बीमार होने का। अगला सवाल है संक्रामक रोगों को फैलने से रोकने के लिए आपके विद्यालय में कौन कौन सी सावधानियां आवश्यक है। तो देखो ये सवाल का उत्तर कितना अच्छा है, इस माध्यम से आप अपने स्कूल में अपनी टीचर को भी बता सकते हैं कि स्कूल के अंदर ये सावधानियां रखी जानी चाहिए। तो देखिए जनरली जो सब स्कूलों में मिलती है कि पीने का पानी स्वच्छ और जीवाणु रहित होना चाहिए, विद्यार्थियों को व्यक्तिगत और सार्वजनिक स्वच्छता की जानकारी देते रहना चाहिए, उनके बारे में अवगत कराते रहना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं तो वो नहीं समझते हैं, तो उसके बारे में उनको जानकारी देते रहना चाहिए। विद्यार्थियों को संतुलित भोजन करने की सलाह देनी चाहिए। तो ये सब कुछ स्कूल वाले सिखाएंगे तभी तो बच्चे सीख पाएंगे। भोजन ताज़ा होना चाहिए, बासा भोजन नहीं करना चाहिए, बाज़ार से कटे हुए फल नहीं खाने चाहिए क्योंकि वो इन्फेक्शन लगे हुए हो सकते हैं, चाट पकौड़ी अन्य खुली वस्तुएं खाने की सलाह नहीं देनी चाहिए, ऐसा नहीं खाना चाहिए, ऐसी सलाह देनी चाहिए क्योंकि इन पे मक्खी मच्छर बैठते हैं जो कि रोगों को फैलाते हैं। छात्रों को विभिन्न रोगों से बचाने के लिए टीके लगवाने की सलाह भी देनी चाहिए। प्रतिरक्षीकरण क्या है? प्रतिरक्षा करना, टीके लगाकर किसी रोग के प्रति प्रतिरक्षा प्राप्त करना क्या है? प्रतिरक्षीकरण है। टीके के माध्यम से हम उस रोग के दुर्बल रोगाणुओं को शरीर में प्रवेश कराते हैं, हमारा प्रतिरक्षक तंत्र उन रोगाणुओं से लड़ता है और सदैव के लिए इसका स्मरण कर लेता है। भविष्य में जब कभी इस रोग के रोगाणु शरीर पर आक्रमण करते हैं तो प्रतिरक्षी तंत्र उस पर प्रभावी ढंग से आक्रमण करता है और उसे नष्ट कर देता है। इस प्रकार हम रोगी को रोग होने से बच जाते हैं। हमारे आपके पास में स्थित स्वास्थ्य केंद्र में टीकाकरण के कौन कौन से कार्यक्रम उपलब्ध हैं? आपके क्षेत्र में स्वास्थ्य संबंधी मुख्य समस्याएं कौन कौन सी है? तो टीकाकरण के क्षेत्र कौन कौन से हैं? हमारे आसपास या ये सभी हॉस्पिटल्स में जो सरकारी अस्पताल है सभी जगह ये मौजूद है कि सरकार द्वारा निःशुल्क टीके लगाए जाते हैं। टिटनेस के, डिफ्थीरिया के, कुकर खांसी, मम्स, मीजल्स, चेचक रोग, क्षय रोग, इन सब के टीके सरकारी हॉस्पिटल्स में लगाए जाते हैं। और हमारे क्षेत्र में जनरली कौन कौन सी समस्याएं हो सकती है स्वास्थ्य संबंधी? शुद्ध पेयजल की उचित व्यवस्था, घरेलू अपशिष्ट कूड़ा कचरे का अच्छी तरह निपटान नहीं होता, नालियाँ खुली हुई होती है और उनकी नालियों की और सीवरेज की उचित सफाई नहीं होती, जिससे मच्छरों का प्रकोप बढ़ता जाता है और उसकी वजह से रोग फैलने का भय रहता है। तो इस तरह से हमने इन रोग के बारे में समझा। तो अब हम आशा करेंगे कि आप लोग इस चैप्टर को अच्छी तरह से समझ रहे हैं, जिससे कि हम स्वस्थ भी रह सकें और एग्ज़ाम में इन सवालों के उत्तर देकर अच्छे नंबर भी ले सकें। थैंक यू।